सितंबर 2021 है। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास। आकाश, शंकर, महिमा, सुप्रिया, अविनाश, हिमांशु, राजन, सचिन, अश्वनी, कुमारी, सुजन, राखी, रत्नेश, आशीष, विकी, ये कुछ लोग मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से कंफर्म कर दीजिए सभी लोगों की क्लास लाइव हो चुकी है या नहीं हुई है। सब कुछ क्लियर क्लियर नजर आ रहा है, प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है। जी, ऑल फाइन, सब कुछ ठीक है। चलिए भाई, सब कुछ बढ़िया है। तो जल्दी से बता दीजिए लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे, उसी के आगे से कंटिन्यू करना है हमें। आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत के बारे में। हम पढ़ रहे थे मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और आप जानते हैं कि मेडिवल इंडिया में या मध्यकालीन भारत में हम पढ़ रहे थे मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश। और मुगल वंश में हम बात कर रहे थे 1526 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक। आज हम बात करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। बाबर, हुमायूं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कल हमने सूरी डायनेस्टी या सूरवंश के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे अबाउट अकबर। लिखेंगे 1556 से लेकर 1605 तक भारत का मुगल बादशाह रहा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और आप जानते हैं मुगल साम्राज्य में सबसे महान शासक या सबसे महान मुगल बादशाह ही किसे माना जाता है? अकबर को माना जाता है। तो चलिए हम बात करेंगे अकबर के बारे में। जब मैंने आपको हुमायूं पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में राजस्थान के अमरकोट नामक स्थान पर हुआ। और हमने पढ़ा था कि जब हुमायूं राजस्थान के अमरकोट के राजा अपने मित्र राजा वीरसाल की शरण में गया था, तो राजा वीरसाल की ही महल में जन्म हुआ था किसका? अकबर का, जिसके बचपन का नाम रखा गया था बदरुद्दीन।
1 मिनट रुकेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में राजस्थान के अमरकोट में हुआ। और आप जानते हैं कि ये हमने पिछली क्लास में जब हम हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे तो तभी हमने बात की थी। हिज चाइल्डहुड नेम लिखेंगे, हिज चाइल्डहुड नेम वॉज बदरुद्दीन। हमने बताया था कि इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज बदरुद्दीन, इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। हम सब जानते हैं कि हुमायूं 1556 ईस्वी में मरा था और एक्सीडेंटली मरा था। ध्यान रखेंगे, जब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई, जब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई तो आप जानते हैं हुमायूं की डेथ दिल्ली में हुई थी। अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिर जाने के कारण मर गया था हुमायूं। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। और ध्यान रखेंगे, उस समय अकबर दिल्ली में नहीं था, बल्कि वो हुमायूं के सेनापति बैरम खान के साथ अफगानों के खिलाफ एक अभियान पर था, एक अभियान कर रहा था। भाई हम सब जानते हैं हुमायूं के सेनापति का नाम था बैरम खान। और बैरम खान के ही साथ 13 वर्षीय जलालुद्दीन एक अभियान कर रहा था पंजाब के गुरदासपुर के काला नौर नामक स्थान पर।
उस समय जलालुद्दीन, ध्यान रखेंगे, पंजाब के गुरदासपुर के काला नौर नामक स्थान पर बैरम खान के साथ अफगानों के खिलाफ एक अभियान कर रहा था या एक अभियान पर था। कहने का मतलब अचानक से दिल्ली में मुगल सिंहासन क्या हुआ, समाप्त हुआ। और सवाल ये उठा कि अब अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा। इधर जैसे ही दिल्ली में मुगल सिंहासन खाली हुआ, इसका फायदा उठाया हरियाणा के रेवाड़ी के ही एक हिंदू शासक ने, जिसका नाम था हेमू। भाई ये इतिहास में हेमू के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इसका वास्तविक नाम हेमचंद्र हुआ करता था। ये हेमचंद्र कभी प्रधानमंत्री हुआ करता था, कभी दीवान हुआ करता था आदिल शाह सूरी के शासनकाल में। लेकिन आदिल शाह सूरी के ही द्वारा इसे रेवाड़ी की रियासत दे दी गई थी। कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था हेमचंद्र का। ये बचपन में रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचने का काम किया करता था, लेकिन अपनी सेवाओं से प्रभावित करके आदिल शाह सूरी का ये प्रधानमंत्री बन गया, दीवान बन गया। और जैसे ही दिल्ली का सिंहासन खाली हुआ, जैसे ही हुमायूं मरा, तो आप जानते हैं कि हेमू ने तुरंत दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। एंड ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था भारत के इतिहास में 14 शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड ने की थी गुप्त काल में, और सबसे आखिरी में हेमू ने की थी या हेमचंद्र ने की थी। कब? हुमायूं के मरने के बाद 1556 में, जब उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और ध्यान रखेंगे, he became the ruler of Delhi by the name of हेमचंद्र विक्रमादित्य। और ये हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा। ये हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा और खुद क्या बन गया, दिल्ली का शासक। आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हु वॉज लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो आप आंसर करेंगे ही वॉज हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। जैसे ही दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया हेमू ने, हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, उधर पंजाब में टेंशन बढ़ी बैरम खान की, क्योंकि उस समय जलालुद्दीन या अकबर तो मात्र 13 वर्ष का था। इसीलिए बैरम खान ने सूझबूझ से काम किया और देर ना करते हुए मात्र 13 साल की उम्र में ही पंजाब के गुरदासपुर के काला नौर नामक स्थान पर अकबर का कोरोनेशन या राज्याभिषेक करवाया। और मात्र 13 वर्ष की आयु में ही बिकेम द नेक्स्ट मुगल एम्परर बाय द नेम ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद। और मात्र 13 वर्ष की आयु में ये जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना। लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था हेमू से दिल्ली के सिंहासन को वापस छीनना, वापस प्राप्त करना। इसीलिए बैरम खान और जलालुद्दीन मोहम्मद अपनी सेना लेकर पंजाब से आए और इधर दिल्ली से डिफेंड करने के लिए गया अपनी सेना लेकर हेमू। और आप जानते हैं एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया 5 नवंबर 1556 को, जो कहलाता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया हेमचंद्र और अकबर की सेना के बीच, यानी कि अकबर और हेमू के बीच। अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खान। इस युद्ध में बैरम खान ने
हेमू को पराजित कर उसकी हत्या की और एक बार फिर से मुगल डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया गया, क्योंकि एक बार फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि मुगल डायनेस्टी डिस्ट्रॉय होने के कगार पर थी। लिखेंगे इन दिस बैटल बैरम खान डिफीटेड एंड किल्ड हेमू। इस युद्ध में बैरम खान ने हेमू को पराजित कर उसकी हत्या की। इन दिस बैटल बैरम खान डिफीटेड एंड किल्ड हेमू। फाइनली 1556 ईस्वी में भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से अकबर। लेकिन उम्र बहुत कम थी, तजुर्बा बिल्कुल नहीं था, इसीलिए इसका संरक्षक बना, इसका गार्जियन बना बैरम खान। केवल नाम का मुगल बादशाह था जलालुद्दीन मोहम्मद, लेकिन प्रैक्टिकली या वर्चुअली शासन मुगल साम्राज्य में कौन करने लगा? बैरम खान करने लगा। लिखेंगे फ्रॉम 1556 टू 1560। 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक, 1556 ईस्वी से लेके 1560 ईस्वी तक अकबर रूल्ड इन द गार्जियनशिप ऑफ बैरम खान। अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। अकबर रूल्ड इन द गार्जियनशिप ऑफ बैरम खान। अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। 1556 से लेके 1560 तक 4 साल तक बैरम खान के संरक्षण में यह शासन करने लगा, लेकिन वफादार बैरम खान भी विद्रोही हो उठा और 1560 में बैरम खान ने अकबर के ही खिलाफ विद्रोह कर दिया और लड़ा गया बैटल ऑफ तिलवाड़ा। बैटल ऑफ तिलवाड़ा या तिलवाड़ा का युद्ध, जो लड़ा ही अकबर और बैरम खान के बीच गया। अकबर और बैरम खान के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ तिलवाड़ा या तिलवाड़ा का युद्ध। और ध्यान रखेंगे, इन दिस बैटल, इसी युद्ध में अकबर डिफीटेड बैरम खान। अकबर ने बैरम खान को पराजित किया। इन दिस बैटल अकबर डिफीटेड बैरम खान। अकबर ने बैरम खान को पराजित किया, लेकिन बैरम खान की हत्या नहीं की। और आप जानते हैं अकबर ने बैरम खान को हमेशा के लिए हथियार डालकर मक्का शरीफ जाने का आदेश दिया। इसीलिए फाइनली गार्जियनशिप बैरम खान की खत्म हुई 1560 ईस्वी में और वो हमेशा के लिए हथियार डालकर मक्का की तरफ चल पड़ा। लेकिन आप जानते हैं बैरम खान का ही एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। तो आप जानते हैं अब्दुल रहीम को अपने दरबार में शामिल किया अकबर ने या जलालुद्दीन मोहम्मद ने, और आगे चलकर वही अब्दुल रहीम कहलाया अब्दुल रहीम खाने खाना, जो अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करता था। फाइनली 1560 ईस्वी में बैरम खान का संरक्षण समाप्त हुआ, लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। आप जानते हैं अकबर वॉज इलिटरेट, अकबर निरक्षर था, ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था और तजुर्बा भी नहीं था, इसीलिए नहीं जानता था कि डिसीजंस कैसे लेने हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अकबर अपनी सगी मां हमीदा बानो बेगम से भी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था और प्रभावित हुआ करता था अपनी दाई मां से, अपनी धाई मां से, जिसका नाम था महामनगा। इसीलिए अकबर को या जलालुद्दीन मोहम्मद को यदि कोई भी डिसीजन लेना होता था तो यह हमेशा जाकर माहम अनगा से ही पूछता था, और जो माहम अनगा कह दिया करती थी वही फैसला सुना दिया करता था। कहने का मतलब
1560 ईस्वी से लेके 1562 ईस्वी तक, ये 2 साल का जो पीरियड था, इसमें भी नाम का मुगल बादशाह रहा जलालुद्दीन मोहम्मद, लेकिन पूरा का पूरा प्रशासन और शासन किसके द्वारा चलाया गया? माहम अनगा के द्वारा चलाया गया, क्योंकि प्रैक्टिकली माहम अनगा वॉज द डिसीजन मेकर दैट टाइम। और हम जानते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद की दाई माँ हुआ करती थी माहम अनगा। इसीलिए जब इतिहासकारों ने अकबर के 1560 से 1562 तक के पीरियड को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि 1560 से 1562 तक का जो पीरियड था, दैट वाज अ कर्टेन रूल इन मुगल डायनेस्टी। ये मुगल साम्राज्य का पर्दा शासन था, क्योंकि यहां पर केवल महिलाओं का ही इन्फ्लुएंस चलता था। इसीलिए इसी को मुगल साम्राज्य की पेटीकोट गवर्नमेंट या पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। ये कहलाती है मुगल साम्राज्य की पेटीकोट गवर्नमेंट या पेटीकोट सरकार। अगला पॉइंट लिखिए। इन 1561 अकबर डिड हिज फर्स्ट अटैक। इन 1561 अकबर डिड हिज फर्स्ट अटैक ऑन बाज बहादुर ऑफ मालवा। 1561 में अकबर ने अपना प्रथम आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया। यदि आपसे पूछें कि अकबर का प्रथम आक्रमण कब और कहां पर हुआ था, तो याद रखेंगे 1561 ईस्वी में अकबर का जो सबसे पहला आक्रमण माना जाता है वो मालवा के शासक बाज बहादुर पर माना जाता है। मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से ही इसने मालवा के शासक बाज बहादुर पर अटैक किया था और उसे पराजित करके मालवा क्षेत्र को भी मुगल साम्राज्य में मिलाया था। इसके बाद जो मुगलों की सेना थी वो बढ़ चली राजस्थान के आमेर की तरफ, और आप जानते हैं उस समय राजस्थान के आमेर में एक कछवाहा शासक रूल किया करता था जिसका नाम था राजा भारमल। राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, और आप जानते हैं राजा भारमल की ही पुत्री से अकबर ने राजनैतिक विवाह किया, और हम सब जानते हैं इन 1561 अकबर गॉट मैरिड विथ हरखाबाई। पंद्रह सौ इकसठ ईस्वी में अकबर ने हरखाबाई के साथ विवाह किया। और हु वॉज हरखाबाई? भाई आप जानते हैं यही हरखाबाई है जिसे कुछ कुछ इतिहासकारों ने जोधाबाई भी कहा है, या आप लिख सकते हैं यही इतिहास में प्रसिद्ध है मरियम उज जमानी के नाम से। यही मरियम उज जमानी कहलाती है। और हु वॉज हरखाबाई लिख लेंगे। शी वॉज डॉटर ऑफ किंग भारमल ऑफ आमेर। ये आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ किंग भारमल ऑफ आमेर। ये आमेर के शासक राजा भारमल की पुत्री थी। फाइनली 1562 में माहम अनगा का भी प्रभाव समाप्त हुआ। लिखेंगे इन 1562 ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी। 1562 में इसने दास प्रथा प्रतिबंधित की। इन 1562 ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी। इसने दास प्रथा प्रतिबंधित की।
In 1563, in 1563, he prohibited sati system. इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया. He prohibited सती सिस्टम. इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया. एंड इन द नेक्स्ट ईयर, और इसी के अगले वर्ष लिखेंगे, एंड इन द नेक्स्ट ईयर, और इसी के अगले वर्ष, he removed जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स. इसी के अगले वर्ष इसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किए. He removed जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स. इसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किए. और जब ऐसा हुआ तो लिखेंगे हिज सिटीजन्स गेव हिम द टाइटल ऑफ अकबर. तो इसकी जनता ने इसे अकबर की उपाधि दी. हिज सिटीजन्स गेव हिम द टाइटल ऑफ अकबर. इसकी जनता ने इसे अकबर की उपाधि दी. और आप जानते हैं इसी के बाद ये प्रसिद्ध हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से. इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, अकबर वॉज द फॉलोअर ऑफ अ फेमस सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती. अकबर वॉज द फॉलोअर ऑफ अ फेमस सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती. अकबर एक प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था. अकबर एक प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था. अकबर के गुरु हुआ करते थे शेख सलीम चिश्ती. और ध्यान रखेंगे, शेख सलीम चिश्ती अपनी कॉटेज बनाकर, अपनी कुटिया बनाकर फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे. इनकी कॉटेज फतेहपुर सीकरी में थी. ये अपनी कुटिया बनाकर फतेहपुर सीकरी में ही रहा करते थे. और यहीं पर फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की ही कॉटेज में 1569 में लिखेंगे अकबर्स सन वॉज बॉर्न. अकबर के पुत्र का जन्म हुआ. फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की ही कॉटेज में, कुटिया में अकबर के पुत्र का जन्म हुआ. और हम सब जानते हैं अकबर ने अपने गुरु के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम क्या रखा? सलीम, जिसे अकबर शेखू भी कहा करता था. और आप जानते हैं यही सलीम आगे चलकर भारत का अगला मुगल बादशाह बनेगा बाय द नेम ऑफ जहांगीर.
In 1572, Akbar went to his Gujarat mission. 1572 ईस्वी में अकबर गुजरात अभियान पर गया. In 1572, अकबर went to his गुजरात मिशन. अकबर अपने गुजरात अभियान पर गया. लिखेंगे ही एडेड गुजरात इन मुगल एम्पायर. इसने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया. ही एडेड गुजरात इन मुगल एम्पायर. इसने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया. और ध्यान रखेंगे गुजरात अभियान के ही दौरान अकबर ने सबसे पहले समुद्र के दर्शन किए. इससे पहले इसने कभी भी सी या समुद्र नहीं देखा था. क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, पूछते हैं कि बताइए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने सबसे पहले समुद्र के दर्शन कब किए थे? जब वो अपने गुजरात मिशन पर गया था, गुजरात अभियान पर गया था. और इसी मिशन के दौरान इसकी सबसे पहली मुलाकात हुई पोर्चुगीज से, यानी कि पुर्तगालियों से. अभी तक कोई भी मुगल बादशाह गुजरात तक का क्षेत्र नहीं जीत पाया था, ना उसे मुगल साम्राज्य में मिला पाया था. ये काम सबसे पहले अकबर ने किया. इसके बाद लिखिए ऑन द ओकेजन ऑफ गुजरात विक्ट्री. गुजरात सफलता के ही उपलक्ष्य में, ऑन द ओकेजन ऑफ गुजरात विक्ट्री या गुजरात सफलता के ही उपलक्ष्य में, लिखेंगे ही बिल्ट बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी. इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया. ही बिल्ट बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी. इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया. और हम जानते हैं भारत का सबसे बड़ा दरवाजा ही कौन सा कहलाता है? बुलंद दरवाजा कहलाता है, जिसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने ही करवाया था. क्यों? गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में. और इतना ही नहीं, लिखेंगे ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी. और इसने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी. इसने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया. अभी तक मुगलों की पहली राजधानी आगरा हुआ करती थी, लेकिन अकबर के शासनकाल में लगभग 10 सालों के लिए राजधानी कहां गई थी? फतेहपुर सीकरी. तो इसने आगरा से अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया. और फतेहपुर सीकरी में केवल बुलंद दरवाजा ही नहीं, लिखेंगे ही ऑल्सो बिल्ट द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन फतेहपुर सीकरी. इसने फतेहपुर सीकरी में निम्न स्मारक भी बनवाए. ही ऑल्सो बिल्ट द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन फतेहपुर सीकरी. इसने फतेहपुर सीकरी में निम्न इमारतें भी बनवाई. जो कौन कौन सी थी? सबसे पहले लिखिए इबादत खाना. सबसे पहली इमारत लिखिए इबादत खाना. दूसरा लिखिए पंचमहल. सबसे पहला इबादत खाना, दूसरा लिखिए पंचमहल. इसके अलावा लिखिए मरियम महल.
इसके अलावा लिखिए मरियम महल, और इसके अलावा टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती या शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती या शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ये सारी की सारी वो इमारतें हैं जो फतेहपुर सीकरी में अकबर के ही द्वारा बनवाई गई थी। लिखेंगे ही बिल्ट 3 फोर्ट्स इन हिज रूलिंग पीरियड। इसने अपने शासनकाल में 3 किलों का निर्माण करवाया। ही बिल्ट 3 फोर्ट्स इन हिज रूलिंग पीरियड। इसने अपने शासनकाल में 3 किलों का निर्माण करवाया। सबसे पहले लिखिए आगरा फोर्ट, आगरा का किला। सबसे पहला लिखेंगे आगरा फोर्ट या आगरा का किला। दूसरा लिखिए इलाहाबाद फोर्ट या इलाहाबाद का किला। और तीसरा लिखिए लाहौर फोर्ट या लाहौर का किला। ये तीनों के तीनों मुगल काल में बनवाए गए किले हैं, जो तीनों के ही तीनों बनवाए हैं अकबर ने। इसके बाद लिखेंगे 1576 में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। पंद्रह सौ छिहत्तर ईस्वी में लड़ा गया बैटल ऑफ हल्दी घाटी या हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ हल्दी घाटी या हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर की तरफ से यह अभियान या सेना का नेतृत्व अकबर के सेनापति के द्वारा किया गया था। और आप जानते हैं अकबर का सेनापति हुआ करता था मानसिंह, यानी कि इस युद्ध में अकबर की सेना या मुगलों की सेना का नेतृत्व मानसिंह के द्वारा किया गया था। लिखेंगे इन दिस बैटल मानसिंह डिफीटेड महाराणा प्रताप। इस युद्ध में मानसिंह ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। वेयर इज हल्दी घाटी? भैया राजस्थान के उदयपुर में है हल्दी घाटी, जहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। राजस्थान का उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं जिसको। लिखेंगे इन 1577 1577 ईस्वी में, इन 1577 या 1577 ईस्वी में लिखिए अकबर गिफ्टेड 500 बीघा लैंड टू गुरु रामदास। अकबर ने
गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि उपहार में दी। अकबर गिफ्टेड 500 बीघा लैंड टू गुरु रामदास। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि उपहार में दी। भाई सिखों के चौथे गुरु हुआ करते थे गुरु रामदास, और ये अकबर के परम मित्र हुआ करते थे, इनसे मित्रता हुआ करती थी अकबर की। और अकबर ने अपने मित्र गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि उपहार में दी थी। लिखेंगे ऑन दैट लैंड, उसी भूमि पर, ऑन दैट लैंड, उसी भूमि पर गुरु रामदास फाउंडेड अ सिटी नेम्ड रामदास नगर। उसी भूमि पर इन्होंने रामदास नगर नामक शहर की स्थापना की थी, विच इज नोन एज अमृतसर टुडे, जिसे आज अमृतसर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लिखिए In 1582, Akbar founded a new religion named दीन-ए-इलाही। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की। अकबर फाउंडेड अ न्यू रिलीजियन नेम्ड दीन-ए-इलाही। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की और अकबर ने ऐलान करवाया कि यदि कोई भी व्यक्ति दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाना चाहता है तो वो रविवार के दिन मेरे दरबार में आकर मेरे सामने सिजदा और पायबूस करे और जोर से कहे अल्लाहू अकबर। जैसे ही वो ये कहेगा वो दीन-ए-इलाही धर्म का ही अनुयायी मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, केवल मुस्लिम्स के द्वारा ही, केवल मुसलमानों के ही द्वारा दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया गया था। केवल एक हिंदू था जिसने दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया था। आपसे पूछेंगे हु वॉज द ओनली हिंदू हु एडॉप्टेड दीन-ए-इलाही? लिखेंगे बीरबल वॉज द ओनली हिंदू हु एडॉप्टेड दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही धर्म, दीन-ए-इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। बीरबल वॉज द ओनली हिंदू हु अडॉप्टेड दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। और आप जानते हैं बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेशदास। बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास था। और ध्यान रखेंगे, जिस साल दीन-ए-इलाही धर्म शुरू हुआ, जिस साल दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई, बस उसी के अगले साल अकबर के द्वारा कई चीजें शुरू की गई। लिखेंगे इन 1583 ही स्टार्टेड इलाही संवत। इसने इलाही संवत चलाया। ही स्टार्टेड इलाही कॉइन्स। इसने इलाही सिक्के चलवाए। ही स्टार्टेड अ मेजरमेंट यूनिट इलाही गज। इसने भूमि मापन की एक इकाई चलवाई जो कहलाती थी इलाही गज। भाई सिकंदर लोदी ने कभी सिकंदरी गज चलवाया था, तो उसके स्थान पर अकबर ने आकर इलाही गज चलवाया था। और यही वो वर्ष है 1853 जिस साल अकबर चेंज द नेम ऑफ प्रयाग इनटू इलाहाबाद। इसी साल अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा। तो ध्यान रखेंगे, दीन-ए-इलाही से ही क्या बना है? इलाहाबाद शब्द भी बना है। लेकिन आगे चलकर शाहजहां आएगा और इलाहाबाद का नाम बदलकर अल्लाहाबाद रख देगा। और यही कारण है हम इंग्लिश में अल्लाहाबाद लिखते थे
और हिंदी में इलाहाबाद लिखते थे। सारी कंफ्यूजन दूर कर दी योगी जी ने आकर। और आप जानते हैं अब ये दोबारा क्या कहलाता है? प्रयागराज जिला कहलाता है। लिखिए, अकबर्स पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर्स पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिकॉज मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एंड पर्शियन लिटरेचर was happened in his ruling period। क्योंकि इसी के शासनकाल में हिंदी और फारसी साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ था। क्योंकि इसी के शासनकाल में हिंदी और फारसी साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ था। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुप्त काल में संस्कृत लिटरेचर का विकास हुआ था, तो यहां पर बात होती है हिंदी और पर्शियन लिटरेचर की। लिखेंगे, ही ऑल्सो गिव कंजर्वेशन टू द पेंटिंग्स। इसने चित्रकला को भी संरक्षण प्रदान किया। ही ऑल्सो गिव कंजर्वेशन टू द पेंटिंग्स। इसने चित्रकला को भी संरक्षण प्रदान किया। द फेमस पेंटर्स ऑफ अकबर। द फेमस पेंटर्स ऑफ अकबर वर, लिखेंगे दशवंत एंड बसावन। अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत और बसावन हुआ करते थे। अगला पॉइंट लिखेंगे, इन 1598 1598 ईस्वी में सलीम डिड अ रिवोल्ट अगेंस्ट अकबर। सलीम ने अकबर के खिलाफ एक विद्रोह किया। इन 1598 1598 ईस्वी में सलीम डिड अ रिवोल्ट अगेंस्ट अकबर। सलीम ने अकबर के खिलाफ एक विद्रोह किया। एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ इलाहाबाद। और इसने खुद को इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इन 1602 1602 ईस्वी में ही किल्ड अबुल फजल विद द हेल्प ऑफ वीर सिंह बुंदेला। 1602 ईस्वी में इसने वीर सिंह बुंदेला की मदद से अबुल फजल की हत्या करवा दी। ही किल्ड अबुल फजल विद द हेल्प ऑफ वीर सिंह बुंदेला। इसने वीर सिंह बुंदेला की मदद से अबुल फजल की हत्या करवाई। और आप जानते हैं अबुल फजल तो अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करता था, उसका खास व्यक्ति था। इस बात से बेहद नाराज हुआ अकबर। क्वेश्चन भी पूछेंगे कि बताइए मुगल काल में पिता के ही खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत किस शहजादे के द्वारा की गई थी? ही वॉज सलीम या जहांगीर।
या फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए मुगल काल में किसके शासनकाल से पिता के ही खिलाफ विद्रोह करने की परंपरा शुरू हुई? अकबर के शासनकाल से। और वो परंपरा शुरू करने वाला था सलीम। इसके बाद लिखेंगे इन 1599, 1599 ईस्वी में ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया। 1599 में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। क्वेश्चन पूछते हैं कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, जब अंग्रेज भारत में आए थे, तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अकबर के ही शासनकाल में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था और एक अंग्रेज अकबर के दरबार में भी विजिट करके गया था जिसका नाम था रॉल्फ फिंच। और ध्यान रखेंगे अकबर के शासनकाल में ही 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, हम जानते हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट या एलिजाबेथ टेलर प्रथम। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था। इसके बाद लिखिए इन 1605, 1605 ईस्वी में, इन 1605 या 1605 ईस्वी में अकबर डाइड बाय डिसेंट्री। अकबर की मृत्यु अतिसार रोग से हुई। अकबर की मृत्यु अतिसार रोग से हुई। अकबर डाइड बाय डिसेंट्री। और लिखेंगे द टॉम्ब ऑफ अकबर इज इन सिकंदरा, आगरा। आगरा के सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। टॉम्ब ऑफ अकबर इज इन सिकंदरा, आगरा। आगरा के सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। इसके अलावा लिखिए द बायोग्राफी ऑफ अकबर इज नोन एज आईने अकबरी और अकबरनामा। लिखेंगे अकबर की जीवनी का नाम आईने अकबरी या अकबरनामा है, जिसे अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। वही अबुल फजल जिसकी 1602 ईस्वी में हत्या करवा दी थी सलीम ने। तो आप कह सकते हैं कि जो अकबर की जीवनी है वो अकबर के जीवन के बारे में बताती है केवल 1602 ईस्वी तक, क्योंकि ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी और अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में करवा दी गई थी। इसके बाद लिखिए
नाइन जेम्स ऑफ अकबर। लिखिए अकबर के नवरत्न। नाइन जेम्स ऑफ अकबर या अकबर के नवरत्न। हम सब जानते हैं अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। हालांकि हमने पढ़ा है कि इतिहास में अकबर पहला शासक नहीं था जिसने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। इससे पहले गुप्त काल का सबसे महान राजा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय भी अपने दरबार में क्या रख चुका था? नवरत्न रख चुका था। लिखेंगे नाइन जेम्स ऑफ अकबर, अकबर के नवरत्न। सबसे पहले लिखिए बीरबल। सबसे पहले लिखेंगे बीरबल, और हम सब जानते हैं बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। दूसरा लिखिए तानसेन। दूसरा नवरत्न लिखिए तानसेन। और हम सब जानते हैं तानसेन का वास्तविक नाम हुआ करता था, तानसेन का वास्तविक नाम हुआ करता था, लिखेंगे रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। अगला लिखिए मानसिंह, जो अकबर का सेनापति हुआ करता था। अगला लिखिए टोडरमल, जो अकबर का भू राजस्व मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। टोडरमल। टोडरमल के बाद लिखिए अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट लिखिए अबुल फजल। अगला लिखिए अबुल फजल। नेक्स्ट लिखिए फैजी। अगला होता है फैजी। नेक्स्ट अगला लिखिए मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। और लास्ट लिख लीजिए फकीर अजी उद्दीन। फकीर अजी उद्दीन। नेक्स्ट
अगला लिखिए जहांगीर। अगला लिखेंगे जहांगीर 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक भारत का अगला मुगल बादशाह हुआ जहांगीर। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में भारत का अगला मुगल बादशाह बना अकबर का पुत्र जहांगीर। तो अब हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। मैंने आपको बताया था जहांगीर वॉज बोर्न इन 1569 इन फतेहपुर सीकरी। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सलीम। इसके बचपन का नाम सलीम था। एंड हिज चीफ इंस्ट्रक्टर वॉज अब्दुल रहीम खाने खाना। इसका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल रहीम खाने खाना हुआ करता था। लिखिए इन 1585 सलीम गॉट मैरिड विद मानबाई। सलीम ने मानबाई के साथ विवाह किया और मानबाई से ही सलीम का पुत्र हुआ इसका बड़ा पुत्र जिसका नाम था खुसरो। इसके बाद 1588 ईस्वी में ही गॉट मैरिड विद जगत गोसाई। 1588 ईस्वी में इसने जगत गोसाई के साथ विवाह किया और इससे इसका दूसरा पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया खुर्रम। सबसे पहले जहांगीर ने भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ विवाह किया था जिससे उसका बड़ा पुत्र खुसरो हुआ था और फिर उसने मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ विवाह किया था। और जगत गोसाई से ही इसका दूसरा पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया था खुर्रम।
और आप जानते हैं यही खुर्रम आगे चलकर क्या कहलाएगा? शाहजहां कहलाएगा। जैसे ही 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर सिंहासन पर बैठा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगले ही साल इसके बड़े पुत्र खुसरो ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जैसे ही विद्रोह किया, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लिखिए 1606 ईस्वी में हुआ रिवोल्ट ऑफ खुसरो, या खुसरो का विद्रोह। आपसे पूछेंगे कि बताइए खुसरो के विद्रोह में खुसरो की मदद किसने की थी? लिखेंगे इन दैट रिवोल्ट, इस विद्रोह में गुरु अर्जुन देव हेल्प्ड खुसरो। इस विद्रोह में गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की। भाई आप जानते हैं सिखों के पांचवें गुरु हुए हैं गुरु अर्जुन देव, और गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा खुसरो की मदद की गई थी। कैसे की गई थी? भाई मुगलों और सिखों के बीच में मित्रता हुआ करती थी, और जब खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया तो वो गुरु अर्जुन देव के पास गया। गुरु अर्जुन देव ने, क्योंकि मित्रता थी मुगलों से, इसी कर्टेसी में मुगल शहजादा समझ के उसे आशीर्वाद दिया, उसे रहने के लिए शरण दी और उसकी मदद भी की। इसी बात को गलत समझ गया जहांगीर, और जहांगीर को लगा कि गुरु अर्जुन देव ही उसके पुत्र खुसरो को उसके खिलाफ भड़का रहे हैं। इसीलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार करवाकर उन्हें मृत्यु दंड दिलवा दिया और अपने ही पुत्र खुसरो को अंधा करवा दिया। लिखेंगे आफ्टर दैट जहांगीर किल्ड, आफ्टर दैट जहांगीर किल्ड गुरु अर्जुन देव and made his own son Khusro blind. लिखेंगे जहांगीर किल्ड गुरु अर्जुन देव एंड मेड हिज ओन सन खुसरो ब्लाइंड। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई और अपने ही पुत्र खुसरो को अंधा करवाया। जहांगीर से पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखेंगे टू ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर के दरबार में दो अंग्रेजों का आगमन हुआ। टू ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर के दरबार में दो अंग्रेजों का आगमन हुआ। जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज 1608 ईस्वी में आया, जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस।
और हम सब जानते हैं कि जो भारत में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित करने की ही परमिशन लेने आया था। और कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में इसलिए भेजा गया था क्योंकि ये टर्किश और पर्शियन लैंग्वेज बोलना जानता था। इसीलिए जहांगीर गेव हिम द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान। भाई इसीलिए जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और दूसरा अंग्रेज जो जहांगीर के दरबार में आया था, लिखेंगे सन 1615 ईस्वी में, जिसका नाम था सर टॉमस रो। और आप जानते हैं जहांगीर के ही शासनकाल में 1613 ईस्वी में ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री। अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। इसके बाद इन 1611 1611 ईस्वी में जहांगीर गॉट मैरिड विथ मेहरुनिसा। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा के साथ विवाह किया। और आप जानते हैं यही यही मेहरुनिसा इतिहास में प्रसिद्ध है नूरजहां के नाम से। जो कि एक विधवा थी। ये पहले से शादीशुदा थी। इसके पति का नाम शेर अफगान था या अली कुली बेग था। उसी की विधवा हुआ करती थी मेहरुनिसा। और और उसी से विवाह किया था जहांगीर ने। एंड ही गिव हर द टाइटल ऑफ नूरजहां। और ध्यान रखेंगे नूरजहां के पिता का नाम था ग्यास बेग। नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था, जो इतिहास में फेमस है एतमादुद्दौला के नाम से। आपसे पूछेंगे वेयर इज टॉम्ब ऑफ एतमादुद्दौला, या एतमादुद्दौला का मकबरा कहां पर है। तो ध्यान रखेंगे, आप सब जानते हैं एतमादुद्दौला का मकबरा कहां पर है, आगरा में, जिसका निर्माण नूरजहां के ही द्वारा करवाया गया था।
जिसका निर्माण नूरजहां के ही द्वारा करवाया गया था। और ध्यान रखेंगे नूरजहां की माता का नाम था असमत बेगम। और असमत बेगम का नाम भी आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि लिखेंगे इसी ने गुलाब के पत्तों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था, या गुलाब से इसी ने गुलाब के पत्तों से या गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन 1617। लिखेंगे इन 1617। जस्ट होल्ड ऑन। जी इन 1617, इन 1617 लिखेंगे जहांगीर सेंट हिज सन खुर्रम टू अहमदनगर मिशन। जहांगीर सेंट हिज सन खुर्रम टू अहमदनगर मिशन। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा। लिखेंगे खुर्रम एडेड अहमदनगर इन मुगल एम्पायर। खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। लिखेंगे एंड जहांगीर गिव हिम द टाइटल ऑफ, एंड जहांगीर गिव हिम द टाइटल ऑफ शाहजहां। और इसी उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए जहांगीर पीरियड इज नोन एज, जहांगीर पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स।
जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। लिखेंगे एंड द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ जहांगीर वॉज, एंड द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ जहांगीर वॉज उस्ताद मंसूर खान। और लिखेंगे जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार, जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर खान था। द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ जहांगीर वॉज उस्ताद मंसूर खान। जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर खान था। अगला पॉइंट लिखेंगे जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। एंड ही डिक्लेयर्ड 12 ऑर्डिनेंसेस, और इसने 12 घोषणाएं करवाई थी। जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। एंड ही डिक्लेयर्ड 12 ऑर्डिनेंसेस, और इसने 12 घोषणाएं करवाई थी। आपसे पूछेंगे, दो सवाल यहां पर बनते हैं। आपसे पूछेंगे कि बताइए न्याय की जंजीर का संबंध किस मुगल बादशाह से है, तो ध्यान रखेंगे जहांगीर से। या फिर आपसे पूछेंगे कि जहांगीर के द्वारा करवाई गई 12 घोषणाओं को क्या कहा जाता था, ये कहलाती थी आईने जहांगीरी। लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्प्रर, ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्प्रर हु प्रोहिबिटेड टोबैको। तंबाकू पर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला ये प्रथम मुगल बादशाह था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला ये प्रथम मुगल बादशाह था। नेक्स्ट लिखेंगे इन 1627 जहांगीर डाइड इन लाहौर। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई। इन 1627 जहांगीर डाइड इन लाहौर। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई। और क्योंकि लाहौर में हुई, ध्यान रखेंगे इसका मकबरा भी कहां पर है, लाहौर में। लिखेंगे टॉम्ब ऑफ जहांगीर इज इन शाहदरा लाहौर। लाहौर की शाहदरा में है जहांगीर का मकबरा। एंड ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, और इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी जो कहलाती थी तुजू के जहांगीरी या जहांगीरनामा। लिखेंगे विच वॉज कंप्लीटेड बाय मौतबिंद खान, जिसे मौतबिंद खां के द्वारा पूरा किया गया था या पूर्ण किया गया था।
विच वॉज कंप्लीटेड बाय मोतबिंद खान। जी, तो मेडिवल इंडिया में पढ़ने के लिए हमारे पास बचते हैं दो मुगल एम्परर, दो मुगल बादशाह, एक शाहजहां और एक औरंगजेब। ठीक है, सारे के सारे लोग ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। कल शनिवार है, ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी 90% कि कल मॉर्निंग में आपकी क्लास रखी जाएगी। ठीक है, और उसमें आपको शाहजहां और औरंगजेब कंप्लीट करा दिया जाएगा ताकि आपका जो मेडिवल इंडिया पार्ट है वो समाप्त हो जाए। इन केस यदि कल क्लास नहीं हो पाती है, इन केस, ठीक है, यदि मेरे पास कोई भी महत्वपूर्ण काम होता है और क्लास नहीं हो पाती है, तो शाहजहां और औरंगजेब की जो क्लास है, ठीक है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो या फिर वो किसी पिछले बैच की जो वीडियो रहेगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी। कहने का मतलब कल के कल हमें शाहजहां और औरंगजेब क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कल के कल ही हमें शाहजहां और औरंगजेब कंप्लीट करने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल मॉर्निंग में उसकी क्लास रखी जाए। क्लास नहीं रखी जाएगी और अगर क्लास नहीं रखी जाएगी तो हम बात करेंगे किसके बारे में, तो मैं आपको उसकी वीडियो क्या करा दूंगा, अपलोड करा दूंगा। ठीक है, चलिए जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को, ठीक है, पॉलिटी स्पेशल बैच लेना है या आपके किसी जानकार या किसी रिश्तेदार को हिस्ट्री स्पेशल बैच लेना है, तो आप जानते हैं मंडे से नए बैचेस आ रहे हैं, सारे के सारे स्पेशल बैचेस जो टारगेटेड रहेंगे यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए। और इस बार खास बात ये रहेगी क्योंकि ये टारगेटेड है पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए, इसीलिए इस बार स्पेशल बैचेस में वीओडी भी मिलेगा। केवल इस बार के लिए, केवल इस बार के लिए वीओडी मिलेगा क्योंकि पीसीएस और आरओ एआरओ के एग्जाम होने वाले हैं, इस वजह से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद।